हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। तो कोर सिम्टम्स हमारे दो तरीके के हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम के अंदर हमने बात कर लिया हेलुसिनेशन और डिल्यूजन्स और डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स में अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो नेगेटिव सिम्टम्स जो है वो फर्दर कैटेगराइज्ड हैं दो में, इमोशनल नेगेटिव सिम्टम्स और मोटिवेशनल नेगेटिव सिम्टम्स। इमोशनल में है अलग अलग चीज़ें, जैसे पहला है ब्लंटेड अफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है इमोशंस, तो ब्लंटेड अफेक्ट होता है जिसमें वो इमोशंस शो नहीं करते हैं। जैसे कि किसी से बोला कि हाय कैसे हो, या फिर किसी को बोला कि मुझे ना मेरी ड्रीम जॉब मिल गई, तो फिर बोले ओह दैट्स नाइस, एकदम, बल्कि मैंने तो एक्सप्रेशन भी दे दिए, कह रहे ओह दैट्स नाइस, ऐसे। तो ये होता है कि वो इमोशन शो नहीं कर रही हैं, ब्लंटेड अफेक्ट। अगला है एनिडोनिया। एनिडोनिया जो है वो डिराइव होता है हेडोनिक वर्ड से। हेडोनिक मतलब होता है प्लेजर, तो एनिडोनिक मतलब होता है जिसमें एक इंसान जो जिस चीज़ में पहले प्लेजर डिराइव करता था, अब उस चीज़ में उसे मज़ा नहीं आने लगा है, वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है जो वो पहले एक्सपीरियंस करता था। एनिडोनिया में हो जाता है, जैसे मान लेते कोई इंसान पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट था, पहले बहुत लोगों से अच्छे से बात करता था और पूरा सोशलाइज करता था, अब वो बहुत डिस्टेंट रहने लग गया है और बहुत दूर दूर लोगों से प्लान कैंसिल करना, लोगों से नहीं मिलना, कम कम रिप्लाई देना, ये सब। ठीक है, तो ये हो गया एनिडोनिया। अगला है एलॉजिया। एलॉजिया, ए माने एब्सेंट और लोगोज माने वर्ड्स, तो एलॉजिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ वर्ड्स काइंड ऑफ। तो इसमें क्या होता है, इंसान को ना बोलने में प्रॉब्लम होती है। जैसे किसी ने पूछा कि अच्छा आपके कितने बच्चे हैं, तो आप डिटेल में बताएंगे कि हाँ मेरे ना 2 बच्चे हैं और एक 4th क्लास में, एक 7वीं क्लास में, ऐसे करके कुछ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो बोलते हैं 2 बस। अगला है अफेक्टिव फ्लैटनिंग। तो अफेक्टिव फ्लैटनिंग में क्या होता है कि इमोशंस जो है ना वो लगता है कि म्यूट हो गए हैं या फिर प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ किसी से बात करी जा रही है, तो एक्सप्रेशन आप शो नहीं कर रहे हैं, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपने इमोशन को। और फिर से अगेन ऐसा नहीं है कि वो फील नहीं करते हैं इमोशन को, जस्ट दैट कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप बाहर नहीं बता पा रहे हैं, आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस ही करने में इतना टाइम लगा रहा है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इमोशनल नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं ब्लंटेड अफेक्ट, जिसमें आप इमोशन शो नहीं कर पा रहे हैं, एनिडोनिया जिसमें जिस चीज़ों में आपको पहले इंटरेस्ट था अब उसमें इंटरेस्ट नहीं आने लगा है, एलॉजिया जिसमें आप वर्ड्स कम से कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर यूज़ कर रहे हैं, और अफेक्टिव फ्लैटनिंग जिसमें इमोशन जो है सीम्स म्यूटेड, ऑलमोस्ट एब्सेंट, है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटिवेशनल नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। जो नेगेटिव सिम्टम्स मतलब एब्सेंट है, और मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन जहाँ पर एब्सेंट होता है, यहाँ पर इमोशन जहाँ पर एब्सेंट है ज़्यादातर। एवोल्यूशन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंसान जो है वो काम स्टार्ट या फिनिश नहीं कर पाता है। जैसे कि सुबह आप जब हम सब उठते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है ब्रश करना है, फ्रेशन अप होना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है, कपड़े चेंज करने हैं, ऐसे करके। ठीक है, अब इंसान जब सो के उठता है तो उसको पता है उसको ये सारी चीज़ें करनी है, मगर वो बेड से ही नहीं उठता है और सारे काम जो है वो पाइल अप हो रहे हैं, आपके जो चोर्स हैं, बर्तन धोना, ये सारी चीज़ें वो सारी इकट्ठे हो रही हैं, आप नहा नहीं रहे इतने दिनों से, बेसिक जो फंक्शन ब्रश वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना मोटिवेशन ही नहीं है कि आप बेड से भी उतरें, आप हमेशा टायर्ड फील करते हैं, है ना। तो ये हो जाता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में क्या होता है कि कांट सीम टू स्टार्ट और फिनिश थिंग, इवन बेसिक स्टफ जैसे ब्रश करना, नहाना, कपड़े चेंज करना, बाहर जाना, खाना खाना इवन। ठीक है, अगला है ए मोटिवेशन। ए मोटिवेशन में होता है कि इंसान को वो ड्राइव फील नहीं होती है कुछ भी करने की, क्या करना है, क्यों करना है, कुछ पढ़ना लिखना, पैसा कमाना, फ़ोन चलाना, कोई कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं करना। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में, क्योंकि एक लैक ऑफ ओ हो जाता है विद लाइफ के साथ कि कोई पर्पस ही नहीं है जीवन में, क्यों जी रहे हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना। और लास्ट है ए सोशलिटी, जिसमें क्या होता है कि इंसान इंटरेस्टेड नहीं होता है कि सोशल रिलेशनशिप फॉर्म करने में, लोगों से बॉन्ड बिल्ड करने में, लोगों से मिलने में, बाहर घूमने में, कुछ नया देखने में, क्योंकि वो जिस्ट ख़त्म हो जाती है कि जो जिसमें आप देखना चाहते हैं दुनिया को कि हाँ क्या क्या नया हो सकता है। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग होती है ना कि कुछ नया देखूं, कुछ नया करूं, वो फीलिंग सप्रेस हो जाती है और फिर आप उतनी एक्साइटमेंट से दुनिया को नहीं देखते। ठीक है, तो मोटिवेशनल में ये 3 फैक्टर्स हो गए, एवोल्यूशन, ए मोटिवेशन और ए सोशलिटी। ऑनसेट मतलब कि कब स्टार्ट होता है, और प्रोग्रेशन की मतलब कि कैसे कैसे वो प्रोग्रेस करता है, क्योंकि एकदम से फुल ब्लोन स्किज़ोफ्रेनिया नहीं आता है, वो धीरे धीरे सिम्टम्स के साथ फिर वो प्रोग्रेस करता है। ठीक है,
तो ऑनसेट में आपको ऐसे सिम्टम्स दिख जाएंगे जैसे कि सोशल विड्रॉल, एक इंसान जो पहले आउटगोइंग था अब वो है वो दूर दूर रहने लग गया है, वो जाना उसने आउटगोइंग कम हो गया है और लोगों से बात कम करने लगा है। लॉस ऑफ पर्सनल हाइजीन, अब जो इंसान इस चीज़ से सफ़र कर रहा है वो अब बेसिक चीज़ें जैसे कि ब्रश करना और नहाना, अपना ख्याल रखना, खाने पीने का ध्यान रखना और काम करना, कंसिस्टेंट रूटीन फॉलो करना, ये सब करने में उसे प्रॉब्लम होने लगी है। पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन कर पा रहा है, बेसिक थिंग्स लाइक ब्रशिंग एंड शावरिंग। अगला है इमोशनल चेंजेस। इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, अब ज़्यादा हंसी मजाक नहीं हो रहा, ज़्यादा आप म्यूट रह रहे हैं जो डिस्कशंस वगैरह हो रहे हैं उन चीज़ों में। अगला है पैरानोया और सस्पिशियसनेस, कि मतलब कि आप काफ़ी हर वक्त ना पैरानॉइड रहते हैं कि अरे लोग मेरे पे ध्यान रख रहे हैं, लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, लोग मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, लोग मेरे खिलाफ कुछ प्लॉट कर रहे हैं, ऐसे। फिर है ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे चीज़ों में क्योंकि ऑब्वियसली मोटिवेशन कम हो गया है, तो आपको वो ड्राइव नहीं रही है वो सब चीज़ों को फॉलो करने की, अपने ड्रीम्स वगैरह चेज़ करने की। फिर अनयूजुअल मूवमेंट्स और बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर जैसे कि एकदम से बहुत स्टिल खड़े हो जाना या फिर कुछ मे बी चीख देना एकदम से बात करते करते, या कोई भी इलॉजिकल वर्ड्स बोलने लग जाना, कोई सेंटेंस इलॉजिकल बोलना। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंथुजियाज्म इन लाइफ एक की फैक्टर होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, जिसमें आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, यू जस्ट लूज़ द कलर ऑफ लाइफ। आपको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, दुनिया जीवन कितना बेरंग है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन में हमें समझ आ गई ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक सिम्टम्स आइडिया देती हैं कि कोई इंसान जो है वो मे बी इस चीज़ से सफ़र कर सकता है और हो सकता है ये अर्ली साइंस हो। प्रोग्रेशन में हम बात करते हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया है उसके 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज जो है वो बात करता है अर्ली साइंस के बारे में, जैसे इन सब चीज़ों के बारे में कि अब इंसान जो है पहले जो इतना इंटरेस्टेड था वो इंटरेस्टेड नहीं है, कम बात कर रहा है, कम इमोशन शो कर रहा है, हाइजीन जो है उसका ध्यान नहीं रख रहा है और ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं है जीवन को लेकर और ये सब चीज़ें। फिर अगला होता है एक्टिव फेज, जहाँ पर वो जो प्रॉपर स्किज़ोफ्रेनिक कोर सिम्टम्स होते हैं वो एमर्ज करते हैं, हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और ये सब चीज़ें। और फिर फाइनल होता है रेजिडुअल फेज, जिसमें सिम्टम्स जो है वो उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चले गए और इंसान ठीक हो गया है। ये क्योरेबल नहीं है, मगर अच्छा होगा कि अगर अर्ली स्टेज में ये सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कर दिया गया तो फिर क्या होता है कि उस चीज़ को मतलब कि आगे ज़्यादा सिवियर और ज़्यादा हार्मफुल होने से रोका जा सकता है ना। तो ये हो गया स्किज़ोफ्रेनिया के ऑनसेट एंड प्रोग्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। एटियोलॉजी का मतलब होता है क्या कॉजल फैक्टर्स हैं, क्या कॉज कर रहा है उस बीमारी को, क्यों सबको ये बीमारी नहीं हो रही है, क्यों किसी किसी इंसान को ये बीमारी हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं 3 फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। कोई एक कॉजल फैक्टर या कोई एक चीज़ नहीं है जो स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करती है, एक मल्टीपल रीजंस होते हैं, फ्रॉम जेनेटिक्स टू आपका इन्वायरमेंट टू आपके स्ट्रेस, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें। बायोलॉजिकल फैक्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन के बारे में, जो ये कहता है कि स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि फैमिलीज़ में रन करता है। तो अगर किसी के क्लोज रिलेटिव को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उसके जो चांसेस हैं बहुत बढ़ जाते हैं उस इंसान को भी वो होने के। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को है तो आपको भी होगा ही होगा, मगर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर, है ना, जो उस चांस को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि जिनेन क्वाड्रुप्लेट्स की एक केस स्टडी है जिसमें वो बताते हैं कि ये जो 4 बच्चे थे इन सबको अलग अलग वेरिंग डिग्री पर स्किज़ोफ्रेनिया हुआ था, जो ये शो करता है कि इसका एक जेनेटिक रोल भी है। बायोलॉजिकल कॉजेज में अब हम बात करते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के बारे में हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। तो न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में सबसे पहला आता है, 2 टाइप की होती हैं ये, एक है स्ट्रक्चर्ड और एक है फंक्शनल। स्ट्रक्चर्ड होता है जब ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया या कुछ, और फंक्शनल होता है जब ब्रेन का कोई पोर्शन जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहला है स्ट्रक्चरल में आ जाता है एनलार्ज्ड वेंट्रिकल। तो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं जो फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। अब होता क्या है, जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये वेंट्रिकल्स जो हैं बहुत इनलार्ज हो जाते हैं। अब अगर इस एरिया में एक कोई पोर्शन इनलार्ज हो जाएगा तो साइड के जो पोर्शंस हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। पोर्शन श्रिंक होते हैं वो जनरली होते हैं हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला।
हिपोकैम्पस का काम होता है मेमोरी में और एमिगडाला का काम होता है इमोशंस एक्सप्रेस करने में। तो फिर जब ये पोर्शन श्रिंक हो जाएंगे तो इंसान को मेमोरी और इमोशन एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होगी, जो कि स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को होती है। ठीक है, पहला हो गया ये इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। दूसरा है रिड्यूस्ड ग्रे मैटर। स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में ग्रे मैटर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ग्रे मैटर का जो वॉल्यूम है वो ब्रेन में रिड्यूस हो जाता है, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन में। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो इन्वॉल्व होता है आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, इन सब चीज़ों में। तो जब ये वाला जो पोर्शन है वो थिन हो जाएगा और अच्छे से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है इसीलिए सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों में, और वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं और अच्छे से प्लान और रीज़न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए दो स्ट्रक्चर्ड कॉजेज ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज़, इनलार्ज वेंट्रिकल्स एंड रिड्यूस्ड ग्रे मैटर। दूसरा है फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज़। फंक्शनल होता है जब ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो सही है मगर ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आ जाता है पहला हाइपोफ्रंटालिटी। हाइपो मतलब होता है कम और फ्रंटालिटी बात करता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बारे में। तो जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता है या उसका जो फंक्शन है वो उतना, जैसे कि स्कैन्स में, ब्रेन स्कैन्स में पाया जाता है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके ब्रेन के जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं उनके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वो कम लाइट करता है ब्रेन स्कैन्स के टाइम पे, जब वो कोई काम कर रहे होते हैं, मे बी राइटिंग, थिंकिंग, रीडिंग या कुछ भी ऐसा काम, है ना। नॉर्मल इंसान का जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रीजन है वो बहुत लाइट अप करता है जब ब्रेन स्कैन्स होते हैं इन कामों में, मगर जो इनके हैं ये कम लाइट अप होते हैं, मतलब उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अगला है थैलेमिक फिल्टरिंग प्रॉब्लम्स। एक और फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी होती है थैलेमिक फिल्टरिंग प्रॉब्लम्स। ब्रेन में जो थैलेमस है उसका काम होता है कि सिग्नल कंट्रोल टावर की तरह काम करता है कि सिग्नल जो है वो सही तरीके से सही जगह पहुंचे। ठीक है, मगर जब ये ढंग से काम नहीं करता है तो क्या होता है कि जो सेंसरी ओवरलोड हो जाता है इंसान के अंदर, और जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है तो उस वजह से वो हेलुसिनेट करता है और उसका जो परसेप्शन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हमने बात कर ली इटियोलॉजी में बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में, बायोलॉजिकल में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया, न्यूरोबायोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज़ हो गई, और अब हम बात करते हैं प्रीनेटल फैक्टर्स के बारे में। प्रीनेटल होता है जब बच्चा मदर की वूम में होता है तब उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे हो सकता है रिस्क फैक्टर की तरह काम करे जो इंक्रीज कर दे द चांसेस ऑफ द बेबी गेटिंग स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, पहला है बर्थ कॉम्प्लिकेशन। कई बार क्या होता है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बॉडी जो है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बच्चा जो है उसका फेस हो सकता है स्क्वीज हो जाता है, वहाँ बीच में फंस जाता है, तो वो सांस नहीं ले पाता है। ऑल्दो बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर होती है बच्चे की कि वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी बर्दाश्त कर पाए, मगर अगर ज़्यादा हो जाता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इस वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा है प्रीमेच्योर बर्थ एंड बर्थ वेट। अगर 9 महीने का होता है जेस्टेशन पीरियड, अगर 9 महीने पहले से बच्चा डिलीवर हो जाता है उसको बोलते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी, तो उसमें भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ जाती हैं, हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया के चांसेस और बढ़ जाएं। और अगला है लो बर्थ वेट। अगर बच्चे की 9 महीने का पूरा जो जेस्टेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो गया है मगर उसका जो बर्थ वेट है वो बिलो नॉर्मल है, तो वो एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और प्रीनेटल फैक्टर्स में हम बात करते हैं बर्थ कॉम्प्लिकेशन में, मैं लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करी तो इसको बोलते हैं पेरीनेटल हाइपोक्सिया। जैसे हमने यहाँ पर बात करा था हाइपोफ्रंटालिटी के बारे में, ये हाइपो है, हाइपोफ्रंटालिटी। तो हाइपो मतलब होता है कम, हाइपोक्सिया मतलब हुआ हाइपोऑक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, है ना। अगला है मेटर्नल इन्फेक्शन। अगर मदर जो है वो किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है जैसे कि फ्लू या टॉक्सोप्लाज्मोसिस ऐसे या और भी कोई बीमारी, तो उसका जो इफेक्ट है वो बच्चे पर भी आता है और वो चांसेस इंक्रीज कर देता है कि बच्चे को भी स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। फिर है एक्सटर्नल स्ट्रेस। अगर मदर को में किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, कोई अब्यूज़ या किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में जो बॉडी है वो रिलीज़ करती है कॉर्टिसोल, और जब बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है तो उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो होते हैं बच्चे पर और मदर पर भी होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंक्रीज़ कर देती हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस, जिन्हें हम बोलेंगे रिस्क फैक्टर्स, है ना। एक और चीज़ है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, डोपामीन जो है वो इन्वॉल्व होता है रिवॉर्ड में। तो जब डोपामीन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब इंसान हेलुसिनेट करने लग जाता है और डिल्यूजनल हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्किज़ोफ्रेनिया कॉज करने का, है ना।
तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अब हम बात करते हैं साइको सोशल फैक्टर्स के बारे में। तो साइको सोशल फैक्टर्स होते हैं जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी साइकी को अफेक्ट करते हैं और सोशल इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है उसमें। पहला है फैमिली इन्वायरमेंट। अगर फैमिली जो है ये कॉजल फैक्टर्स नहीं है, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो सिर्फ आपकी फैमिली का बहुत हॉस्टाइल, बहुत क्रिटिकल इन्वायरमेंट होने से आपको स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो जाएगा। बट अगर फैमिली हॉस्टाइल है, क्रिटिकल है, तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर है ये, है ना। दूसरा है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। अगर कोई आप बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जो एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी कोई बहुत इंपॉर्टेंट जॉब छूटना, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, डिवोर्स होना, ये सब चीज़ें, या कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो फिर जो है ये भी चांसेस इंक्रीज कर देता है आपको स्किज़ोफ्रेनिया होने के। अगला है सोशल क्लास एंड अर्बन लिविंग। जो ज़्यादा गरीब लोग होते हैं और जो बेरोज़गार होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, ओवर क्राउडिंग, बहुत भीड़ में रहते हैं, जिनको रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता है, उनको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस भी बड़े होते हैं। और इसके अलावा जो लोग शहर में रहते हैं, वहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग है, वहाँ पर भी आपको परफॉर्मेंस प्रेशर है कि आपको अच्छे से काम करना है, सब कुछ करना है। और इसके अलावा हायर सोशल स्टेटस का वो भी स्ट्रेस है। तो ये भी जो है वो फैक्टर्स आपके कंट्रीब्यूट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया होने में। तो ये हो गए साइको सोशल फैक्टर्स। इसके अलावा चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी, अगर आपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस करा है ट्रॉमा, नेग्लेक्ट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं एज अ रिस्क फैक्टर कि किसी इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये है कि डेवलप्ड नेशन के कंपैरेटिवली डेवलपिंग नेशन जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से कोप अप करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया और स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ। डेवलपिंग नेशंस होते हैं वो ज़्यादातर कलेक्टिविस्टिक कल्चर से आते हैं और वहाँ पर जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा क्लोज निट फैमिलीज होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो अच्छे से कोप अप कर पाते हैं इस बीमारी के साथ, एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, जहाँ पर आपको कोई बीमारी है तो उसको खुद से ही डील करना है आपको उस चीज़ में, है ना। तो ये हो गया पूरा स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में।